नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है नितिन खंडेलवाल साहब, खंडेलवाल ज्वेलर्स के जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ दिनेश भट्टर हैं, जीरा ट्रेडर हैं, जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ खास होने वाला है। रवि द्विवेदी साहब हैं, अजय केडिया हैं, सजन अग्रवाल हैं। तो मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। लेकिन चर्चा की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं हम गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि आप देखिए कि सोने चांदी की कीमतों में एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से मार्केट लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद बाजार एक दायरे से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। करीब 250 रुपये की तेज़ी है MCX पर गोल्ड में, और सिल्वर का भाव इस वक्त करीब 1400 रुपये ऊपर है। 72,360 के स्तर पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। नितिन जी, पहला सवाल आपसे सर यही कि क्या मतलब ये हफ्ते के आखिर में जोश में क्यों है गोल्ड और सिल्वर? देखिए, मैं तो कई समय से जोश में हूं, और जब भी रेट नीचे आते तो मैं कहता हूं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी जो अचानक जोश में रहते हैं सर 2000 रुपए जो आज बढ़ा है। हाँ। कल काफी कम हो गया था। कल जितने 5 के डेटा थे, चाहे यूरोप के चाहे अमेरिका के, वो सारे वहाँ के इकोनॉमी को सपोर्टिव आए थे, डॉलर इंडेक्स को सपोर्टिव आए थे। उसकी वजह से सोना चांदी पे एक दबाव बना था। लेकिन जैसे ही उसका असर कम हो गया, सोना चांदी ने अपना बढ़ना शुरू कर दिया, खास करके चांदी ने। और चांदी में बढ़ने के रीजन भी मैंने आपको पीछे बताए थे। वर्ल्ड की जितनी 7-8 बड़ी माइंस है, उनका प्रोडक्शन 9 से 14% तक के डाउन हुआ है, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 14 से 22% तक के बढ़ी है। तो ये डबल इम्पैक्ट सिल्वर के ऊपर दिख रहा है। उसकी वजह से, ये दोनों इम्पैक्ट की वजह से सिल्वर ज्यादा जोर से आउट परफॉर्म कर रही है। अच्छा, तो ये जोश कायम है? जोश तो कायम रहने वाला है। मैं एक कहावत हरदम बोलता हूँ कि सोना चांदी 4 कदम आगे 2 कदम पीछे। अच्छा। तो ऑलवेज 2 कदम आगे रहेंगी। ये जब भी 4 कदम बढ़ेंगी, 2 कदम पीछे आएंगी। वो अपॉर्चुनिटी देती है, उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। नहीं, लेकिन मतलब आज की तेजी की वजह क्या है नितिन जी? आज दाम क्यों बढ़े? मतलब इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? आज चाइना का जो डेटा आया है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का डेटा अच्छा आया है, जिसके अंदर सिल्वर की डिमांड बहुत होती है। आज मॉर्निंग में जब अपना इंडिया मार्केट खुलने के पहले चाइना आ जाता है। अच्छा। और हाँ, और वहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट की जो इसकी भी इंटरेस्ट की भी जो आया है, वो इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया है, फैसला लिया है। तो उसके वजह दिखती है कि वहाँ पे अभी भी इन्फ्लेशन है। तो ये तीनों रीजन थे जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में फिर से उछाल आ गई है। अरे कमाल है, मतलब आप अकोला में बैठकर चाइना पे नजर रखते हैं सर। इतनी पैनी नजर आपकी। चाइना ने क्या कर दिया? इंडस्ट्री लीडर है तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है स्टडी। बढ़िया है। तो अब ये बताएं सर कि अभी के हालात को देखते हुए बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि शायद अभी दाम बहुत ना बढ़े, थोड़े से नीचे ही आ जाए। आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, मैं तो मंदी में रहता नहीं हूँ। मंदी थोड़ा बहुत आती रहती है, डाटा है भी आने वाले, आज भी थोड़ा बहुत रहने वाला है इसके अंदर। और फिर 20 तारीख को जब ECB की मीटिंग्स होंगी, उसके अंदर भी कई फैसले होंगे, नीचे ऊपर होगा। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको। हेज फंड की जो बाइंग है, वो शुरू जब हो जाएंगी, तब कोई डाटा काम नहीं आएगा और किसी प्रकार से कोई भी एनालिसिस काम नहीं आएगा। उसके बाद में सोना चांदी में आप अपवर्ड ही देखेंगे आप। नितिन जी, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ जानकारी के लिए कि आप कितने साल हो गए सर आपको इस इंडस्ट्री में, बुलियन की इंडस्ट्री में? मुझे 42 ईयर्स हो गए। 42 ईयर। 42 ईयर? आप तो सर 42 ईयर के लगते भी नहीं है। मैं 58 का हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो आपने और चौंका दिया। कमाल है। तो सर ये बताइए कि 42 ईयर के कैरियर में आप कभी मंदी में रहे कि नहीं रहे गोल्ड में? नहीं, मैं कभी मंदी में रहा नहीं, क्योंकि मंदी में रहने से बेनिफिट कुछ नहीं होता। एक पीरियड आता है जब एक मार्क आता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जब गोल्ड आता है तो काफी समय स्टेगनेंट आता है मार्केट। लेकिन वो एक हिच निकलने के बाद में फिर आगे जाता है। 10,000 देखिए, 30,000 देखिए, 50,000 देखिए, कंटिन्यूस वो मार्केट वही टिका रहा। लेकिन एक बार वो बैरियर क्रॉस किया, फिर उसके बाद में रुकता नहीं है। आप समझिए कि प्लेयर की जो स्पीड रहती है 90 से 100 के बीच में कम हो जाती है जब वो सेंचुरी के तरफ बढ़ता है। जैसे सेंचुरी होगी खुल के काम करने लग जाता है। वही सोने चांदी के साथ में क्या होता है सर, कई बार आप देखिए कि जैसे
अब जब गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे था, वहाँ से $300-400 करेक्शन भी आया, तब भी आप तेजी में थे, बताइए। बिल्कुल तेजी में था और मैंने कहा था कि ऐसे इंसिडेंट आएंगे, चाहे शेयर मार्केट हो या गोल्ड मार्केट हो, सेलिंग आती है, हेज फंड का निकलना आना जाना होता है, इंटरनेशनल बहुत सारे पैरामीटर्स इसको इफेक्ट करते हैं। ये बहुत सेंटिमेंटल मार्केट है, इसके काफी चीजें इसके अंदर होती है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल देखिए, डिमांड देखिए, यूज देखिए, आफ्टर सेल सर्विस, लोगों का अट्रैक्शन इसके प्रति आप देखते जाइए, निरंतर बढ़ते जा रहा है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पर अपना व्यू देने के लिए। परमानेंट बुल हैं खंडेलवाल जी सोने चांदी में, तो आप आंख कान मूंद के अगर बोल दें कि भाई गोल्ड बढ़ने वाला है और नितिन खंडेलवाल ने कहा है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रवि देवरा। रवि जी, लेकिन मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछूं तो इस भाव पर क्या ट्रेड बनता है, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से गोल्ड में थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर इंडेक्स दोनों हाई के लेवल के करीब ही चल रहे हैं, और डेटा जो आए 2 दिन में या ECB की पॉलिसी भी थी, वहां कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी, इस हिसाब से प्राइसेस में उछाल है, तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी गोल्ड में रहेगा। 58,850 के करीब प्राइस चल रहा है, 58,940 के करीब गोल्ड के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर फ्यूचर, वहां बेच के चले। स्टॉप लॉस लगा है अपर साइड 59,100 का। मुझे लग रहा है कि डाउन साइड 58,600 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि सिल्वर में मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रा रहेगा। सिल्वर मुझे लग रहा है कि ये तेजी के बावजूद भी बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी बनाना है, क्योंकि सिल्वर में जो चाइना की बात हो रही थी डेफिनेटली फैक्टर भी है, और आगे जाके जो अगर सप्लाई में इश्यू रहे जो करंट चल रहा है, तो इस हिसाब से प्राइसेस को एक अच्छा जंप मिलेगा। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 70,200 के करीब बाय करे, 71,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 73,000 तक के लेवल आपको जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के उसी ऊपर, सिल्वर के ऊपर, कि आपको इस वक्त बुलियन मार्केट में करना क्या है, इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। ओके, आपका व्यू सर, जैसे अभी हमने देखा कि सोने चांदी में एक तेज़ी का माहौल बना है, तो ये ज़रा बताइए कि पोजिशनली भी आप तेज़ी में हैं रवि जी? पोजिशनली मुझे सिल्वर में रैली दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से चाइना अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है, 1 से 2 महीने में अच्छी डिमांड चाइना की ओर से रहेगी, और सप्लाई शायद मैच ना कर पाई ये डिमांड को, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि अगर आप दीपावली तक रुकते हैं तो फिर से 75,000 तक के लेवल आपको वहां पे दिखने चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। अजय जी, आपका क्या व्यू है? आपका भी सेम व्यू एग्री करते हैं आप रवि जी से? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। डेफिनेटली अगर बुलियंस की बात करें तो पिछले हफ्ते में हमने मार्केट को थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव जरूर होते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म व्यू, जैसे नितिन जी ने भी कहा है कि तेजी का ही है, तो फंडामेंटल साइड मुझे लगता है काफी स्ट्रांग है। टाइमिंग मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स जब तक 104 के नीचे नहीं जाता, थोड़ा सा डर जरूर बना रहता है, पर आई थिंक मार्केट में आज जो रिकवरी है वो काफी शॉर्ट कवरिंग का अंदेशा देती है, तो आई थिंक 58,700 इज गुड टू बाय। अपसाइड थोड़ा लिमिटेड दिख रहा है 59,200 इमीडिएटली, बट चांदी में जिस ढंग से बेस मेटल में रिकवरी आई है, तो चांदी को भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। दिन के सेशन में भी हमने अच्छी खासी रैली देखी है, तो 71,500 टू बाय ऊपर में लिमिटेड वे में जाएगा, बट 73,500 इमीडिएट में दिखा सकता है। बट अभी भी जो हम ईयर एंड के लिए टारगेट देख के चल रहे हैं वो काफी स्ट्रांग रहेंगे सोने और चांदी के लिए। ठीक है जी, तो ये रहा आपकी हो गई सोने चांदी पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मसालों की। और मसालों में आप देखिए कि टर्मरिक में आज करीब 4% की तेज़ी रही है, हालांकि जीरा करीब 2.5% नीचे बंद हुआ है। मसालों को लेकर आज हमारे रिपोर्टर अमरीश ने ये खबर दी है कि सरकार की नज़र है मसालों की महंगाई पर, और हमने फूड सेक्रेटरी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि दालों की, मसालों की महंगाई पर सरकार की नज़र है और उचित वक्त पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। तो हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं मसालों के, जीरे के, खास करके दिनेश भट्टर साहब हैं जोधपुर से, और ऊंझा जो कि सबसे बड़ी मंडी है जीरे की, वहाँ से सजन अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भट्टर जी, पहले तो आप ये बताएं कि ये जो खबर आई है कि मसालों पर भी कुछ एक्शन की तैयारी चल रही है और मसालों की महंगाई पर भी सरकार की नज़र है, तो आपके हिसाब से ये नज़र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मसालों का मेरे हिसाब से जो सरकार क्या करेगी वो आइडिया नहीं है, पर मसालों पे कैसे नियंत्रण होगा सर? मसाला तो एक्सपोर्ट आइटम है, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट अच्छा एक्सपोर्ट निकाल, मसाला में एक्सपोर्ट करो,
मसालों की तो हिंदुस्तान के मसालों से तो हिंदुस्तान की पहचान है। तो उसमें क्या कोई दिक्कत है? एक्सपोर्ट करो का मतलब थोड़ा ना कि दाम बढ़ा दो इंडियन मार्केट में भी। नहीं, दाम सर, दाम नॉर्मली पहले हल्दी आज से 5-6 साल पहले भी हल्दी 16,000 रुपए बिक चुकी है, कोई भाव चल रहा है, ऐसा नहीं है इसमें कोई नया भाव बन गया। ठीक है, जीरे का भाव जरूर इस साल नया बना है, पर इंटरनेशनल मार्केट में भी चाइना, टर्की, सीरिया, इनके भाव भी तो वहाँ उन देशों में ऊपर ही थे ना, ट्रेड उनका भी तो ऊपर के भाव में बिका है, तो वहाँ से ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई एक्शन अभी नहीं लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरे हिसाब से सर सरकार एक्शन लेती है, वो सरकार को क्या रिपोर्ट जाती है वो मुझे आइडिया नहीं है, पर फिर भी देखो सर, अभी देखो फिलहाल आज से फेज चालू हुआ है मसालों पे। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, इंटरनेशनल मार्केट के सब मसाले के इंपोर्टर उस शेयर में गए, इंडिया के भी एक्सपोर्टर गए, तो ये 3 दिन फेर चलेगा। नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग है भट्टर जी, मतलब मुझे लगता है अलग अलग है सर, नहीं वो अलग, वो तो देखो सर एक्सपोर्ट जाएगा तो फिर मसाला नहीं, आप एक्सपोर्ट पे बार बार घूम के क्यों आ रहे हैं? मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट पे कुछ पाबंदी की आशंका है, जबकि एक्सपोर्ट वाली कोई बात नहीं है। बात तो ये चल रही है कि मसालों की महंगाई पर सरकार की नजर है और 2-3 तरह के एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं जो हमारे रिपोर्टर ने बताए हैं। तो मैं तो आपसे, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जाहिर तौर पे हमारा रेवेन्यू आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। हम वर्ल्ड लीडर हैं मसालों में, एक्सपोर्ट को तो प्रमोट भी सरकार ने किया है, वो सारी बातें ठीक हैं सर। और सिर्फ मसालों का नहीं, हम तो चीनी का भी एक्सपोर्ट करते थे जो अभी बंद है, हम तो गेहूं का भी एक्सपोर्ट करते थे, चावल का भी एक्सपोर्ट करते थे, तो वो बात मसला नहीं है। मसला ये है, इतनी आवश्यक नहीं है सर, जैसे हाँ नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ भट्टर जी कि आपके हिसाब से क्या इस वक्त कोई इंटरवेंशन की जरूरत है या आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए? जरूरत नहीं है सर, फिलहाल देखो अच्छा। अभी आगे आगामी 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने बाद वापस बीजेपी चालू होगी, तो ये गलत अगर सरकार ऐसा करेगी तो आगे जाके इसको कंट्रोल करके बीजेपी कौन करेगा फिर? अच्छा, तो आप कह रहे कि अभी सरकार को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। सजन अग्रवाल जी, आप बताइए सर, आप तो ऊंझा में बैठे हैं, क्या सिचुएशन है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट तो होगा सरकार के पास कि दाम बहुत बढ़े हैं हाल के दिनों में, तो आप क्या देख पा रहे हैं और आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? देखिए, मैं मसालों के बारे में तो जो जैसे भट्टर जी ने अभी कहा कि हल्दी के भाई 16,000 के भाव पहले भी थे और अभी भी है, और जीरे में जरूर भाव बढ़े हैं, मगर जीरे में क्या है कि एक्चुअली क्या है कि क्रॉप की कमी थी, इसके लिए भाव बढ़े हैं। और सरकार, मेरे ख्याल से जीरे में एक्शन सरकार को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भी जीरे में तेजी हुई है ये क्रॉप की कमी की तेजी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम क्रॉप की तेजी है ये। कम क्रॉप की तेजी है इसलिए एक्शन नहीं लेना चाहिए? जी सर। नहीं, तो कम क्रॉप की तेजी है तो बाकी में भी आप देखिए ना कि जैसे दालों की क्रॉप की कमी थी तो सरकार ने वहां पर एक्शन लिया है ना, चावल में लिया, गेहूं में लिया, चीनी में लिया। तो सर ये सब जो आइटम आप बता रहे हैं ये सारी अपने रसोई में नेसेसरी आइटम है। जीरा अपने को ये नहीं कि एकदम जरूरी आइटम है जीरा, अमूमन जो जरूरी क्या है, चीनी छोड़ देना तो सेहत के लिए अच्छा है कि शुगर आप ना खाएं, आपको शुगर, चीनी नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाने तो कोई मरता है क्या, है ना? टमाटर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्याज भी छोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर चावल गेहूं को छोड़ दें, अनाज तो मानता हूँ कि भाई अनाज तो जरूरी है कि आप खाएं, लेकिन मैं उसे मजाक के तौर पे पूछ रहा हूँ कि वैसे तो मान लीजिए बाकी आइटम भी, टमाटर अगर नहीं भी खाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, प्याज छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? वहां भी तो नजर है सरकार की। सही कहा आपने, मगर जैसा मेरा मानना है कि जीरा एक ठीक है जरूरत की चीज है अपने रसोई के लिए, मगर जीरा उतना नेसेसरी नहीं है। कई जगह जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, इन जगहों में जीरे की जगह सौंफ का तड़का हो, चाहे रायडे का तड़का हो, इस तरह के लगते हैं, तो इससे मेरे ख्याल से इसमें सरकार को इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात देखिए, ठीक है, ये इंडस्ट्री का अपना व्यू है, इंडस्ट्री को लगता है कि इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, तो ये इंडस्ट्री का अपना व्यू हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये बात ठीक है कि कोई बड़ी मात्रा में कोई कंजम्पशन इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, तो थोड़ा बहुत कंजम्पशन है तो उसका ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्री का तर्क है इसकी महंगाई से उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ये इंडस्ट्री की दलील है। भट्टर जी, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको अगर कोई सुझाव देना हो, मान लीजिए क्योंकि सरकार क्या बीच में जब महंगाई पर सरकार एक्शन ले रही है तो सरकार इंडस्ट्री से बात भी कर रही है, समझ भी रही है कि क्या उपाय बताए जाने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए मान लीजिए सरकार की तरफ से कि अगर कुछ महंगाई पर कंट्रोल रखना हो मसालों की, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मसालों में तो सर मसाले तो सर जरूरत के हिसाब से ही खरीदे जाते हैं। मेरे हिसाब से कोई मसालों से बैन लगाने से फर्क क्या पड़ेगा? या मसालों नहीं, मैं अगर मान लीजिए आपसे पूछे, आपको दिल्ली बुलाए और दिल्ली बुलाकर आपसे पूछे कि भट्टर जी आप मसालों के बड़े एक्सपर्ट हैं, आप कुछ सुझाव दीजिए ताकि तो क्या सुझाव के लिए तो सर सबसे पहले क्या है, एक्सपोर्ट बैन होगा तो इंडिया में माल की मात्रा रहेगी। अगर एक्सपोर्ट भी रखना चाहते हो
एक्सपोर्ट तो कंट्रोल करना चाहते हो, एक्सपोर्ट दोनों चीजें अगर तो एक्सपोर्ट होगी, बैन सब वाली बात ना हो तब मान लीजिए एक्सपोर्ट बैन को छोड़ दीजिए, वो तो एक्सपोर्ट सर सप्लाई दे जरूर, वो तो ये कोई आवश्यक वस्तु भी नहीं है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो मतलब आप ये सुझाव देंगे कि भाई ये आवश्यक वस्तु नहीं है, इस पे आप कोई एक्शन ना लें, राइट? सबसे पहले मैं सरकार से अगर बात रखूंगा ना, ये रखूंगा, देश भर में मसाले दुनिया भर के नकली बिकते हैं, उस पर रोकथाम हाँ, की जरूरत है अपने को। यही तो आपकी खासियत है भट्टर जी। के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हाँ, उसको रोकने के लिए कोई टीम गठित करे और सरकार हाँ, उसमें पूरा भाग ले, यस। और उसके लिए ये बढ़िया मुद्दा, ये और बढ़िया उसको मुद्दा सजा आपने मिले। उठाया है कि महंगे मसाले से हाँ, ज्यादा नकली- ये मुद्दा अहम है कि नकली मसाला ना नकली का बिके। जो चलन है देश में, उसको रोकना बहुत जरूरी है। आप असली की बात करते हो, पहले तो नकली पे तो नकली बंद करने की बात रखो ना। हाँ, क्या बात कही है भट्टर नकली जी बंद नहीं आपने। होता है दुनिया, अगर ये नकली भी, अगर नकली असली खत्म हो जाए, नकली के कारण असली हाँ, खड़ा है अभी तक नहीं ही। ठीक बात है आपका, नकली ये तो बड़ा इशू है, इस मुद्दे को हमने भी कई बार कितने उठाया है। सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और सर, मैं तो नकली इनफैक्ट तेल उलझा गया था, तो नकली वहाँ भी कोई ये भी बातचीत मसाला हुई थी नकली- कि भाई नकली मसाला जो है उसके ऊपर तो निश्चित तौर पे लगाम लगनी चाहिए, होता ही रोक नहीं है लगनी, सर, क्योंकि वो बंद स्वास्थ्य के नहीं साथ होता, खिलवाड़ कुछ है। कानून नहीं है इसके ऊपर। हाँ, उसमें क्या तो मिलाया जाता है, मैं कार्बन सीड ऐसे कुछ है, अग्रवाल जी यही कहते हैं ना वो सर, ऊंझा में। कार्बन सीड फिर भी नकली नहीं है। अच्छा, नकली नहीं के लिए नकली नहीं है, और लेकिन भी जीरे के चीजें नाम पे, आती है। हाँ जीरे के नकली जीरा तो है ना सर, मतलब ठीक है आपको नुकसान ना करे, लेकिन हाँ, लेकिन वो मिलावट एसेंस मिलाते हैं, कुछ केमिकल मिलाते हैं, वो खराब है स्वास्थ्य के लिए। देखो कार्बन सीड पे 100 है, वो पोलैंड साइड का, वो ठीक है, मिक्सिंग नुकसान नहीं होता होगा उससे, मिक्सिंग करते हैं भावों के लालच में, कमाने के लालच में, तो वो नुकसान नहीं करना आप कह रहे हैं, चाहिए। खाने से नुकसान नहीं होता। अच्छा, फिर भी सर ऐसी चीजें मिलाई जाती है जो चीजें खाने से स्वास्थ्य को नुकसान बहुत होता है। उसके ठीक लिए बात। सरकार को व्यापारी को साथ लेकर कमेटी बनाकर कुछ इसके करना लिए चाहिए, कुछ कार्रवाई आप कह रहे हैं कोई करनी चाहिए। कमेटी बननी चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, ये आपका सुझाव है। बिल्कुल बननी चाहिए। अब अग्रवाल साहब आप ये बताएं कि आपको अगर मैं पूछूं अभी कि प्राइस अभी यहाँ से आगे जीरे का क्या रहने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? जीरे का प्राइस देखिए अभी भी कुछ बढ़ सकता है, यहाँ पे 700 के आसपास हो सकते हैं जीरे के प्राइस, क्योंकि इसकी जो मांग है वो बनी हुई है। हालांकि अभी कुछ मांग कमजोर चल रही है, मगर आगे आने देशावरी ग्राहकी आने वाली है, त्योहारी सीजन चालू होगी, तो वहाँ पे एक मेरे को बाजार में ये तेजी दिख रही है वहाँ पर जीरे की, कि वायदा एक बार 700 750 क्रॉस करे वहाँ पर। तो ये देखिए, मतलब हमारा काम क्या है कि जब कोई खबर आती है, हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना। हमने इंटरव्यू किया फूड सेक्रेटरी का, उन्होंने कहा कि हाँ मसालों पर भी नज़र है, इस पर इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है ये हमने आपको सुनाया। दो जीरे के एक्सपर्ट हैं, एक जोधपुर से, जोधपुर भी एक बड़ी मंडी है जीरे की, ऊंझा बड़ी मंडी है, तो इन दोनों मंडियों में कारोबारी क्या सोचते हैं सरकार के एक्शन को लेकर, वो हमने आपको दिखाया, बताया कि इंडस्ट्री का ये मानना है कि सरकार को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार का अपना काम है मॉनिटरिंग करने का, सरकार के पास क्या इनपुट है, क्या एक्शन लेगी, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर चर्चा तो हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आगे आपको करना क्या है। अजय जी, क्रूड का मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया है सर, 10 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल, क्या करना चाहिए क्रूड में? देखिए मिर्जा जी, कच्चे तेल की बात करें तो जिस ढंग से हमने देखा ये मंथ से ही सऊदी और रशिया ने जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कट किया है, उसी के नतीजे हमने कच्चे तेल में तेजी देखी है। लीबिया में भी फ्लड का जो सिचुएशन था थोड़ा कम जरूर हुआ है, बट कुल मिला के सप्लाई कंसर्न जो है वो कच्चे तेल को सपोर्ट दे रहा है। तो आई थिंक थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, 74-50 के करीब लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 76 है, बट टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यू वन साइड तेजी देखी है, तो थोड़ा पोजीशन कम रखिए, बट 7600 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर कॉपर में लॉन्ग या शॉर्ट करंट रेट पे? क्या बात है, आपने सवाल बहुत छोटा पूछा, जैसे मैं पूछता हूँ। कॉपर में लॉन्ग या शॉर्ट, बताइए दियोरा जी। जरूर से सवाल छोटा है, बट जो आप जो हंस के जो मीन्स के पूछते हैं क्वेश्चन, और जो सामने वाले को इतना मीन्स के जो पूछते, तो ऐसा मीन्स के उसके बैंड बजते ऐसा लग रहा है, बट फिर भी जो आपकी मुस्कुराहट है वैसा लगने नहीं देते कि आप इतने हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, अच्छा देखिए, हमारे दर्शक भी रवि जी देखिए स्मार्ट हो रहे हैं, मतलब जी बिजनेस के दर्शक हैं, लगातार देखते हैं, उनको मालूम है कि कैसे सवाल पूछा जाए डायरेक्ट और कैसे जवाब उसका अच्छा मिले। बिल्कुल हम भी सर आपसे सीख रहे हैं कि कितना जल्दी छोटा आंसर दे। आपका बड़प्पन सर। यस, बोले। 735 के करीब कॉपर को बाई करें, मुझे लग रहा है कि ये तेजी आगे और बढ़ सकती है। आज थोड़ा कंसोलिडेशन है हायर लेवल पे, बट 730 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। करंट रेट पे बाई करें, टारगेट रहेगा 745। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा अजय जी, आपकी कोई कॉल सर मेटल में आज के लिए?
बिल्कुल पूरे बेस मेटल में अगर देखें तो हमने कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी में तेजी देखी है। मुझे लगता है कि जिंक के अंदर अभी भी तेजी जारी रहेगी। थोड़ा पुल बैक जैसे रवि ने भी कहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है हमने कॉपर और जिंक में, क्योंकि कॉपर 740 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक जिंक के अंदर 223, 224 की रेंज में मिले लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 228 का है, बट कुल मिलाकर 230, 32 के लेवल भी जल्द दिखा देगा। तो जिंक के अंदर ध्यान करता है। ठीक है, राम नारायण है हमारे साथ, पूछिए राम नारायण जी। राम नारायण जी आप जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर आपको आवाज सुनाई देगी और फिर आप सवाल पूछिए। पर पूछना चाहता हूँ केडिया जी से कि 7500 कब होगा? किस पर? हाँ, केडिया से बात करना चाहता हूँ, 7500 ग्वार कब होगा? ग्वार केडिया जी आप पर पूरी नजर है, ग्वार कब बढ़ा रहे हैं आप ये बताइए। केडिया जी ने बताया पिछले साल। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 15 अगस्त के बाद मार्केट में एक तेजी बनेगा। जब हमने 6000 का लेवल तोड़ा था, अभी मार्केट 6000 से लेके 6500 के दायरे में है। तो मुझे लगता है 20-22 सितंबर तक मार्केट ये दायरे में ही रहेगा, 6000 के नीचे नहीं जाएगा, 6500 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन 20 सितंबर के जो एक्सपायरी है वो भी, उसके बाद हम देखेंगे सोइंग है, चाहे मानसून है, सबकी क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि प्राइस 6600 का लेवल तोड़कर 6900 से 7000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर 20 सितंबर के बाद मोमेंटम और स्ट्रांग ग्वार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 20 सितंबर के बाद आप कह रहे हैं कि ग्वार और स्ट्रांग होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 2 लॉट गोल्ड के बाय किए थे 59,000 में। 59,000 में 2 लॉट आपकी बाइंग है गोल्ड में? लेकिन सर वो मैंने कल ये सब सेल बोलने लगे तो मैंने वो 550 में बेच दिए सर। अच्छा, और अब मैं क्या करूं? दोबारा बताइए रवि जी, अब क्या करें? हाँ, अभी रुके, अभी बाय मत करें। और पर्टिकुलर आपके एक पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं, अभी थोड़ा वेट करें। हायर लेवल पे मेरी ऐसी मानना है कि 59,000 एक अच्छा लेवल है। अगर वो लेवल के करीब आज इवनिंग में मिल जाता है तो आप सेल कर सकते हैं वहां से। 59,200 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म एक दायरे में रहेगा 58,500 से 59,200, क्योंकि नेक्स्ट वीक फेड की पॉलिसी है। मुझे लग रहा है मंडे ट्यूसडे थोड़ा प्रेशर वहां पे दिखना चाहिए। आज इंट्राडे में जो भी बढ़त मिलते हैं वहां पे एक बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए जो कॉल आपको रवि जी ने दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, अजय जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फायदा। नमस्कार।